हाय हेलो फोक्स। सो ये वीडियो के अंदर हम जो है कैपिटल मार्केट कंपनीज के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो कैपिटल मार्केट का जो साइकिल है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। जहाँ पहले आपकी जो कैपिटल मार्केट कंपनीज थी वो बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स दे रही थी, स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई पे हाई बना रहे थे। अगर आप CDSL को देखोगे तो CDSL का स्टॉक जो है 1000 के लेवल से लेके 2000 तक के लेवल के आसपास चले गया था 2024 तक। अब बाकी कंपनीज को देखो, नुवामा को देखो, नुवामा का स्टॉक भी जो है 2x के आसपास हो गया था। आनंद राठी जैसी कंपनीज को भी अगर आप देखोगे तो उनके भी स्टॉक ने जो है बहुत अच्छे रिटर्न दिए। तो अगर आप देखोगे तो आपकी जो कैपिटल मार्केट कंपनीज होती है ना, बहुत ज़्यादा साइक्लिकल होती है। जब आपके कैपिटल मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तब आपकी कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज भी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ऐसे होता है क्योंकि इनके रेवेन्यूज जो है आपके कैपिटल मार्केट से लिंक्ड होते हैं। मार्केट अच्छा करेगा कंपनीज अच्छा करेगी, मार्केट खराब करेगा कंपनीज खराब करेगी। सिंपल फॉर्म में मैं जो है आपको इनका बिजनेस मॉडल ये ईजिली समझा रहा हूँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, कि चलो मार्केट अच्छा कर रहा है, कंपनी अच्छी कर रही है, ये तो हमें समझ जाता है। लेकिन कभी कभी अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से देख रहे हो तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब है। जो कंपनीज पहले मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दे रही थी, अभी वही कंपनीज जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है और हमें कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने मिल रहा है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो है, अगर आप CDSL का एग्जाम्पल लो, मोतीलाल का लो, 361 वैम का लो, नुवामा का एग्जाम्पल लो, इसके साथ साथ कैम्स का एग्जाम्पल ले लो, केफिन टेक का एग्जाम्पल ले लो, तो ये सारे स्टॉक्स जो है अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला है हमें इन स्टॉक्स के अंदर। अब रीजन बीइंग, एक तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो चुके हैं जिसकी वजह से आपके कैपिटल मार्केट के वॉल्यूम जो है उसके अंदर फॉल देखने मिला है। यूजुअली आपने देखा होगा कि लोगों का इंटरेस्ट जो है मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। जब मार्केट अच्छा करता है ना तब सब लोगों को मार्केट के बारे में सीखना होता है। लेकिन जब मार्केट खराब परफॉर्म करता है तो किसी को भी जो है मार्केट के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है। SIP का इन्फ्लो जो है फॉल होने लगता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स रिड्यूस होने लगते हैं। ओवरऑल जो नए पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट के, जो नए इंक्रीमेंटल डीमैट्स होते हैं उसके अंदर फॉल देखने मिलता है। और यही सिनेरियो जो है हमें इन कंपनीज के अंदर करंटली देखने मिल रहा है। अब जो पहली कंपनी जिसका मैं डिस्कशन करूंगा वो है CDSL। अब कैपिटल मार्केट का साइकिल तो चेंज हो चुका है, वो तो हमें इन कंपनीज के नंबर्स को देखकर समझ आ जाएगा। लेकिन ये कैपिटल मार्केट का साइकिल जो है वो चेंज कब होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ जो है, कभी कोई स्टॉक जो है खराब परफॉर्म करता है, लेकिन वो स्टॉक उस खराब परफॉर्मेंस से कभी अच्छा भी परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर देगा, तब आपको जो है बहुत अच्छा री रेटिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्या आप ये एग्री करते हो क्या? अगर किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, अर्निंग्स इंप्रूव हो रही है, तो भाई वो कंपनी जो है रिटर्न भी देगी, वो कोई भी पोजीशन पे हो। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से आपको कैपिटल मार्केट्स को प्ले करने का जो है एक बहुत अच्छा साइकिल मिल चुका है। तो अगेन यहाँ अगर आप CDSL के नंबर्स देखोगे तो CDSL के Q4 नंबर्स के अंदर हमें जो है बहुत बैकड्रॉप देखने मिला है। Q3 के अंदर स्लो डाउन फेस करने मिल रहा था, अब वही स्लो डाउन जो है Q4 के अंदर भी कैरी हो चुका था। और ये मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये स्लो डाउन जो है Q1 और Q2 के अंदर भी अगले साल FY26 तक चलेगा। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो CDSL को ट्रैक करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करते हैं ना तो CDSL के जो ट्रांजैक्शन इनकम होते हैं ना वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। लेकिन जब मार्केट खराब परफॉर्म करेगा ना तब CDSL के जो ट्रांजैक्शन इनकम है ना, हमें उसके अंदर भी फॉल देखने मिलता है। ये प्रॉब्लम चल रहा है CDSL के साथ। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो CDSL के जो ट्रांजैक्शन रेवेन्यूज है उसके अंदर हमें इंक्रीज देखने मिल रहा था, लेकिन वो इंक्रीज से अभी CDSL को अगर आप देखोगे तो Q3 के अंदर फॉल देखने मिला, एंड अगेन Q4 के अंदर भी ट्रांजैक्शन चार्जेस के अंदर जो है फॉल देखने मिला। इसका क्या मतलब है कि कैपिटल मार्केट की जो है डाउन साइकिल चल रही है करंटली। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है ना तो आप ये CDSL का इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन का ये नंबर यूज कर सकते हो, ट्रांजैक्शन चार्जेस वाला, जिससे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। अब CDSL जो है, सिर्फ ऑब्वियसली CDSL का बिजनेस क्या है, CDSL जो एक डिपॉजिटरी है। ओवरऑल ये कैपिटल मार्केट वाली सारी कंपनीज जो है आपके कंट्री के फाइनेंशियल थीम पे बेट कर रही है। अब फाइनेंशियल थीम मतलब क्या, कि इंडिया के अंदर अगर आप डीमैट अकाउंट का पेनिट्रेशन देखोगे तो आई थिंक 8% के आसपास है। अगर आप बाकी कंट्रीज और इंडिया का डीमैट अकाउंट का पेनिट्रेशन कंपेयर करोगे तो इंडिया का पेनिट्रेशन जो है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। तो इंडिया के केस में अगर आप डीमैट अकाउंट का इंक्रीज देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने का चांसेस है डीमैट्स के अंदर। अब आप सिर्फ ये सोचो कि अभी निफ्टी जो है 24,000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है और पेनिट्रेशन सिर्फ 8% है। अब बस ये सोचो कि जब ये पेनिट्रेशन जो है 16% के आसपास भी हो गया, जो कि बहुत नॉर्मल है,
अगर आप बाकी कंट्रीज से कंपेयर करोगे तो तब निफ्टी क्या पोजीशन पे होगा, आप इस तरीके से सोचो। तो यहाँ पे अगेन जब आपके इंडिया के अंदर डीमैट पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा ना, तब ये कंपनी सीडीएसएल जैसी कंपनीज, एनएसडीएल जैसी कंपनीज जो है वो भी पैसा बनाएंगी। अब डीमैट के केस में अगर आप देखोगे तो आपके डीमैट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के अंदर शेयर स्टोर होते हैं, राइट। तो ये शेयर्स कहाँ स्टोर होते हैं, ये जो है डिपॉजिटरी के अंदर स्टोर होते हैं। इंडिया के अंदर दो डिपॉजिटरी है, एक आपका सीडीएसएल है, दूसरा एनएसडीएल है। एनएसडीएल जो है लिस्टेड नहीं है, सीडीएसएल ही लिस्टेड है, इसलिए सीडीएसएल को कंपैरेटिवली अगर आप एक प्रीमियम देखोगे तो मार्केट थोड़ा प्रीमियम भी देता है। उसी तरीके से बीएससी और एनएससी के केस में भी देखने मिलता है। अब सीडीएसएल के रेवेन्यूज अब नॉर्मली आप समझ लोगे कि एक तो जब मार्केट एक्टिविटी खराब परफॉर्म करती है तो आईपीओज वगैरह रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट देखते हो तो डीमैट अकाउंट जब इंक्रीज होता है तब सीडीएसएल पैसा बनाता है। ऑब्वियसली जब डीमैट अकाउंट फॉल होने स्टार्ट हो जाएंगे तो सीडीएसएल के जो रेवेन्यूज है उसके अंदर भी फॉल देखने मिलेगा। तो इसलिए अगर आप देख रहे हो तो सीडीएसएल के Q4 नंबर्स जो है बहुत ज़्यादा खराब है। रेवेन्यू के अंदर डी ग्रोथ देखने मिला, मार्जिन के अंदर फॉल देखने मिला। मार्जिन्स पहले जो 61% के आसपास थे पीक पे, वो अभी 49% के आसपास आ गए। एंड अगेन इसके वजह से अगर आप देख रहे हो तो कंपनी को जो है ऑपरेटिंग डी लेवरेज फेस कर रही है कंपनी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, सीडीएसएल का अगर आप कॉन कॉल पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। कभी भी कोई भी कंपनी प्रॉब्लम के अंदर आती है ना तो मैनेजमेंट क्या करता है पता है, मैनेजमेंट जो है बाकी चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा स्टार्ट कर देता है, एक्सपेंस जो है यूजुअली ज़्यादा दिखा देता है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी इतना ज़्यादा सफर कर रही है, ओवरऑल सेक्टर भी खराब कर रहा है। तो अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सीडीएसएल का मैनेजमेंट ऐसे करता है, लेकिन यूजुअली कंपनीज के मैनेजमेंट ऐसे करते हैं। क्या करते हैं कि ओवरऑल सब चीजें खराब कर रही है तो चलो ये एक्सपेंस इसके अंदर पुश ही कर देते हैं। ऑलरेडी ईपीएस खराब आने वाला है, थोड़ा और खराब आ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, ऐसे मैनेजमेंट सोचता है। अब ऑब्वियसली सीडीएसएल जैसे बिजनेस के अंदर, कोई भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करेगा। कोई भी बिजनेस के अंदर जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना उतना ज़्यादा उस बिजनेस के लिए बेटर होगा। तो इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आप एग्री करते हो, होपफुली आप एग्री करते रहोगे। अगेन आप इन्वेस्टमेंट्स के केस में देखोगे ना तो सीडीएसएल क्या कर रहा है, एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है। सीडीएसएल क्या है, आपके मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे अगेन आपके शेयर्स वगैरह स्टोर होते हैं। अब सीडीएसएल को ऑब्वियसली लिस्टेड है, पैसा बनाना है, पता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप मैनेजमेंट का टोन देखोगे ना तो मैनेजमेंट को इसमें पैसा बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। इन्हें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है मार्केट के लिए, एक बेटर लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप देखोगे सीडीएसएल का तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन अगेन कोई अगर इंसान है जिसका पोर्टफोलियो जो है 20 ईयर्स के आसपास का है, 20 ईयर्स उसे अपने पोर्टफोलियो को ओपन नहीं करना है, तो उसके लिए सीडीएसएल जो है एक बहुत अच्छा प्ले हो सकता है। लेकिन सीडीएसएल जो है आपका स्ट्रक्चरल प्ले नहीं है, सीडीएसएल जो है एक साइक्लिकल प्ले है, क्योंकि मार्केट मूवमेंट चेंज करेगी तो सीडीएसएल की अर्निंग्स भी चेंज करेगी और डी रेटिंग री रेटिंग जो है चलता रहेगा। अब मार्केट के अंदर रिकवरी जब आएगी तब सीडीएसएल के भी रेवेन्यूज जो है इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगेन इनके जो टेक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो एक पॉजिटिव चीज़ है, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखोगे तो जब से कंपनी का मैनेजमेंट ओवरऑल अगर आप देख रहे हो तो बता रहा था कि यार चीज़ें खराब हो रही है, जब से मैनेजमेंट ने बताया तब से अगर आप देखोगे तो Q3 के अंदर टेक स्पेंड जो है इंक्रीज हो गया, Q4 के अंदर इंक्रीज हो गया। अब ये नॉर्मल ट्रेंड है, अच्छी बात है, मैं बोल रहा हूँ टेक स्पेंड करना एक अच्छी बात है। लेकिन सीडीएसएल का कॉन कॉल मैंने सुना Q4 का, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। मैनेजमेंट वही पुरानी बातें कर रहा था, हम फाइनेंशियल थीम खेलना है, ये खेलना है, वो खेलना है, तो इतना इंटरेस्टिंग कुछ सीडीएसएल के अंदर मिला नहीं। लेकिन एक है कि सीडीएसएल का जो मैनेजमेंट है उन्होंने बताया कि मॉडरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये मॉडरेशन जो है FY26 के अंदर कैरी होगा। अगर आपको पता है तो मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि एक कंपनी का Q4 रिजल्ट देखकर या कोई भी क्वार्टरली रिजल्ट देखकर आप आइडिया मत लगाओ, ओवरऑल सेक्टर के अंदर क्या चल रहा है आप उससे पूरे सेक्टर का आइडिया लगाओ और फिर कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है वो चीज़ें कनेक्ट करो। अब उसी तरीके से सीडीएसएल के बाद एक और कंपनी है कैपिटल मार्केट सेक्टर के अंदर जिसका नाम है मोतीलाल। अब मोतीलाल के केस में अगर आप देखोगे तो पहले रेवेन्यूज बहुत अच्छे देखने मिल रहे थे हमें, क्योंकि इनका एक डिवीजन है जिसका नाम है ब्रोकिंग। अब अगर आप देखोगे ना तो ब्रोकिंग जो है एकदम डीप साइक्लिकल प्ले है आपका कैपिटल मार्केट्स के अंदर। जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा ना तब अगर आप देख रहे हो तो आपके ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज होते हैं और ये लोग ट्रेड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके ब्रोकर जो है ब्रोकरेज इनकम कमाते हैं। आपका एंजल वन भी वही कैटेगरी के अंदर आता है एंड अगेन आपका मोतीलाल जो है वो भी वही कैटेगरी के अंदर आता है। तो मोतीलाल के ब्रोकिंग रेवेन्यूज़ की वजह से जो है मोतीलाल को इतना ज़्यादा ग्रोथ देखने मिल रहा था अगर आप उसके टॉप लाइन के अंदर देखोगे तो। बट अगेन कैपिटल मार्केट के अंदर स्लो डाउन हुआ, ब्रोकिंग रेवेन्यू के अंदर स्लो डाउन हुआ और अगर आप देखोगे तो सेल्स ग्रोथ Q3 के अंदर रिड्यूस हो गई और Q4 के अंदर अगर आप देखोगे तो टॉप लाइन के अंदर जो है हमें डी ग्रोथ देखने मिल रहा है, क्योंकि ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर स्लो डाउन है। इसके मोतीलाल के जो है बाकी बिजनेसेस भी अगर आप देखोगे तो इनका प्राइवेट वेल्थ वाला बिजनेस है अगेन। इसके बाद ये लोग जो है हाउसिंग फाइनेंस की बुक भी जो है उसके अंदर भी ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं, मतलब जो हाउसिंग लोन्स हो गए ना वो ये लोग लोगों को देंगे, तो उसके अंदर भी ये लोग एंटर कर रहे हैं।
इसके साथ साथ ये लोग जो है एसेट मैनेजमेंट के अंदर भी है, और भी इनके दो तीन बिजनेसेस है जिनके अंदर ये है। अब मोतीलाल के जो बाकी बिजनेसेस है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसी जगह अगर आप मोतीलाल का ब्रोकरेज वाला रेवेन्यू का बिजनेस देखोगे तो ब्रोकरेज वाले के अंदर डीग्रोथ देखने मिल रहा है ओवरऑल, जिसकी वजह से सारी कंपनी की टॉप लाइन जो है वो कंप्लीट हिल रही है और इसलिए पूरे कंपनी को प्रॉब्लम फेस करने मिल रहा है। अगेन इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस है वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिल रहा है और FY26 के अंदर जो है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद अगर आप इनका जो है आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का डिवीजन देखोगे तो वो भी जो है अच्छा कर रहा है। मैनेजमेंट बता रहा है कि इनके पास जो है कम से कम 2x के आसपास इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जो पाइपलाइन है वो एक्सपेक्टेड है, तो वो भी अगेन अच्छी बात है। हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अगर आप देखोगे तो अगेन बहुत ज़्यादा टेलमेंट्स है, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इनके 33% ऑफ रेवेन्यू जो है ब्रोकिंग से आते हैं ना वही खराब परफॉर्म कर रहा है। इसलिए अगर आप देखोगे तो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ हिट ले रही है, और यही केस जो है हमें मोतीलाल के केस में देखने मिल रहा है। अगेन मार्जिन्स के अंदर फॉल देखने मिल रहा है, इसलिए कंपनी अगर आप देखोगे तो डीरेट हो रही है, स्टॉक के अंदर डीरेटिंग देखने मिल रही है। आप समझ रहे हो किस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, तो ये मोतीलाल के केस में यही प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। अब एक्सपेक्टेशंस क्या है, यही है कि आपका ब्रोकिंग बिजनेस जो है एंजल वन का कौन कॉल मैं एक बार बताता हूँ आपको। एंजल वन के केस में अगर आप देखोगे तो एंजल वन के रेवेन्यूज के अंदर भी बहुत बड़ा हिट लेने मिला है। उल्टा इस बार एंजल वन के रेवेन्यू जो है बहुत वाहियात है। अब Q3 के अंदर इनके रेवेन्यूज के अंदर डीग्रोथ देखने मिला था, मतलब स्लो डाउन देखने मिला था। तो अगेन अगर आप देखोगे तो पहले एंजल वन जो है 40-45% के आसपास ग्रो करता था, अभी एंजल वन Q3 के अंदर 19% के आसपास ग्रो किया, और वो तो ग्रोथ रेट फॉल देखने ही मिला हमें। इसके साथ साथ अगर आप मार्च 2025 में देखोगे Q4 के अंदर तो एंजल वन ने अपने टॉप लाइन जो है 22% से डीग्रो करी। डीग्रोथ देखने मिल रहा है हमें टॉप लाइन के अंदर, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम रिड्यूस हो गए ना। ऑब्वियसली आपके जब मार्केट के अंदर वॉल्यूम रिड्यूस हो गए तो आपके ब्रोकरेज इनकम भी जो है वो रिड्यूस होते जाएगी। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ब्रोकर्स जो होते हैं ना कैपिटल मार्केट के अंदर एक डीप साइक्लिकल प्ले होते हैं, और जो आपकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, ये कैसा प्ले होता है? ये जो है एक शैलो साइक्लिकल प्ले होता है। अब डीप साइक्लिकल प्ले वाली जो कंपनीज है ना ऑलवेज ज्यादा अफेक्ट रहेगी एज कंपेयर टू आपकी शैलो साइक्लिकल वाली कंपनीज। ये चीज हमेशा ध्यान रखना जब भी आप कैपिटल मार्केट कंपनीज को स्टडी करोगे। तो अगेन यहाँ पे जो है डीग्रोथ देखने मिल रहा है, एंजल वन के अंदर भी प्रॉफिटेबिलिटी डीग्रोथ दिख रहा है। इसके साथ साथ एंजल वन क्या कर रहा है, अब एंजल वन जो है पहले ब्रोकरेज डिवीजन के अंदर था, ठीक है, इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज अभी भी ब्रोकरेज से ही आते हैं, लेकिन अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, सारे अगर आप ब्रोकर्स को देखोगे ना तो उन्हें अभी से ब्रोकरेज के अंदर ही नहीं रहना है, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये बिजनेस जो है बहुत ज्यादा साइक्लिकल है। तो अब एंजल वन क्या कर रहा है पता है क्या, जो बाकी डिविजन है ना वहां पे एक्सपांड कर रहा है, इंडेक्स फंड के अंदर एक्सपांड कर रहा है, ईटीएफ्स के अंदर ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये लोग आपका जो म्यूचुअल फंड वाला डिवीजन है वहां पे एक्सपांड कर रहे हैं। इसके साथ साथ ब्रोकिंग के साथ साथ ये लोग क्रेडिट डिवीजन के अंदर जा रहे, फिक्स डिवीजन वाला भी डिवीजन के अंदर ये लोग जा रहे, फिक्स्ड इनकम वाले डिवीजन के अंदर। अगेन इंश्योरेंस वाले डिवीजन के अंदर भी ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं, और वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिवीजन है वहां पे भी ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो एंजल वन जो है पहले सिर्फ एक ब्रोकिंग ऐप था, वो अभी जो है एक सुपर ऐप बन रहा है, वो वहां पे कोशिश कर रहा है। तो इसलिए करंटली अगर आप देखोगे तो एंजल वन के मार्जिन जो है थोड़ा अफेक्टेड रहेंगे अगले 1 साल तक, क्योंकि ऑलरेडी इनके जो दूसरे डिविजन है वहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो चल रही है। तो इसलिए एंजल वन के मैनेजमेंट ने भी ये बताया, ऑलरेडी इतना ज़्यादा टेंशन है मार्केट के अंदर, मतलब एक तो ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, ऊपर से इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा है। अब इतने इशूज जब मार्केट के अंदर आ जाते हैं, मार्केट के वॉल्यूम भी रिड्यूस हो गई, ये सब दिक्कतें चल रही है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो आपके मार्केट के टाइमलाइन को और ये मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम्स है उन्हें नॉर्मलाइज होने के लिए भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैनेजमेंट ये बता रहा है कि Q4 FY26 तक जो है इनके नंबर्स नॉर्मलाइज होने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन Q2, Q3 और Q1 के अंदर इनके जो नंबर्स है वो खराब रहेंगे, और रेवेन्यू के अंदर डीग्रोथ देखने मिलेगा, और इसके साथ साथ अर्निंग्स के अंदर भी डीग्रोथ देखने मिलेगा, ये हम अज्यूम कर सकते हैं। तो एंजल वन के अंदर भी यही प्रॉब्लम चल रहा है, और एंजल वन के अंदर जो है एक सुपर ऐप बनने का ट्रेंड चल रहा है। अगेन एंजल वन के मार्जिन के अंदर फॉल देखने मिल रहा है। मुझे नहीं लगता एंजल वन अगले 2 से 3 क्वार्टर तक खराब करेगा, अब अच्छा करेगा और इसलिए अगर आप एंजल वन के प्राइस के अंदर देखोगे तो स्टॉक प्राइस के अंदर भी अच्छा खासा करेक्शन देखने मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम चल रहा है। अब इसके बाद जो है हम बाकी कंपनीज के पास भी आते हैं, ओवरऑल आपको जो है पूरा सेक्टर का आइडिया दूंगा, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि चल क्या रहा है सेक्टर के अंदर।
इसके पहले हम आगे जाए, मुझे जो है आपसे इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करना है। अगर आपको मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली जो है रजिस्टर कर सकते हो। ऑलरेडी मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर 50+ पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्हें मैंने ट्रेन किया हुआ है, ऑलरेडी मेंटर किया हुआ है। अब मेंटरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या है, आपको जो है 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आपका मार्केट रिलेटेड कोई डाउट है, कोई कंपनी रिलेटेड डाउट है, कोई सेक्टर रिलेटेड डाउट है, आप सारे डाउट्स जो है मुझसे 1-on-1 पूछ के कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे कि यार मैं कौन से स्टॉक्स रीड कर रहा हूँ, आपको ये भी पता चलेगा कि मैं कौन से स्टॉक्स बाय कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। ये बाय सेल रिकमेंडेशन की तरीके से नहीं रहेगा, ये पूरा एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से रहेगा, जहाँ आपको जो है मेरी आइडियोलॉजी के बारे में पता चलेगा। हाँ, आपको समझेगा कि एक्चुअली रियल टाइम सिनेरियो में मार्केट के अंदर सोचते कैसे। अगर आप देखोगे तो अभी जो है मार्केट बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है और यही सही टाइम होता है अपने अंदर इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अगर ये खराब परफॉर्मेंस वाले मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करोगे, जहां बाकी लोग डर रहे हैं मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप खुद के अंदर इन्वेस्ट करोगे, खुद के लर्निंग के अंदर इन्वेस्ट करोगे, तो जब बुल मार्केट आएगी ना, तब आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटी स्पॉट ऑन कर पाओगे। इसके साथ साथ अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो हम लोग हर वीकली लाइव बैठकर उस वीक के अंदर जो भी आ रहे हो रिजल्ट्स पे डिस्कस कर रहे हैं। एंड अगेन आपको जो है डेली एक्सेस मिलता है मेरी पर्सनल रिसर्च का, जो स्टॉक्स में रिसर्च करता हूँ, जो सेक्टर में रिसर्च करता हूँ, मैं डेली जो है ग्रुप पे पोस्ट करता रहता हूँ। और अगेन कहाँ क्या नंबर्स आ रहे हैं, हर एक चीज़ मार्केट की जो है ग्रुप पे पोस्टेड होती है। तो आपको जो है खुद रिसर्च कर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता है, आपका जो है टाइम बच जाता है। तो बेसिकली अगर आपको इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको मार्केट रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, साइकोलॉजी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगेन आपको अगर रिसर्च के अंदर टाइम बचाना है, रिसर्च करना सीखना है, आप जो है मेंटरशिप प्रोग्राम कंसिडर कर सकते हो। ऑलरेडी मेरे पास इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, बिगिनर्स भी है, मॉडरेटर भी है, तो सारे लेवल के लोग हैं, अलग अलग लेवल के लोग हैं, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। अब एंजल वन के बारे में कंटिन्यू कर रहे थे, राइट? तो एंजल वन का मैंने ट्रेंड आपको बताया, ये जो है सुपर ऐप बन रहा है। अब एंजल वन के बाद और कौन सा प्लेयर है, मोतीलाल हमने डिस्कस कर लिया। अब जो है आरटीए प्लेयर्स के आसपास आ जाते हैं। अब आरटीए प्लेयर्स कौन होते हैं आपके? आरटीए प्लेयर्स जो है आपके कैम्स होता है और आपका जो है केफिनटेक होता है। अब कैम्स और केफिनटेक जो है आपकी रजिस्ट्रार होते हैं, ठीक है? अब केफिनटेक और कैम्स ये कंपनीज करती क्या है आखिर? ये जो है आपके जो म्यूचुअल फंड्स के चीज़ें होती है ना, जैसे कि म्यूचुअल फंड अकाउंटिंग हो गया या म्यूचुअल फंड मैनेज वगैरह करना हो गया, अगर आप देखोगे तो आपके फ़ोन पे जो म्यूचुअल फंड के मैसेज आते हैं वो या तो आपको कैम्प्स के थ्रू आएगा या फिर आपको केफिनटेक के थ्रू आएगा, मेल वगैरह आते हैं ना, तो ये कंपनी जो है ये सारी चीज़ें करती है। अब इसके साथ साथ ये लोग जो है आपके जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड कंपनीज है ना, उन्हें कैटर करते हैं। आपके जो कंपनीज है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं इनके, उन्हें भी ये लोग कैटर करते हैं। इसके साथ साथ ये लोग जो है आपके ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स और वेल्थ इन्वेस्टर सॉल्यूशंस के अंदर भी है। केफिनटेक की बात कर रहा हूँ मैं करंटली, और कैम्प्स भी जो है इनके सेम ऑपरेशंस के अंदर ही चलता है। फिर ये लोग नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर भी है, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टर सॉल्यूशन वगैरह भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। करंटली ये लोग डोमेस्टिक के अंदर थे, लेकिन अभी ये लोग जो है इंटरनेशनल प्लेसेस के अंदर भी जो है एक्सपांड कर रहे हैं। केफिनटेक के ऊपर मैंने एक वीडियो कवर किया है चैनल पे, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, जहां पूरा प्रॉपर डिटेल बिजनेस मॉडल डिस्कस किया हुआ है। केफिनटेक के केस में भी अगर आप देखोगे तो मार्केट स्लो डाउन हुआ, और अगर आप देख रहे हो तो टॉप लाइन के अंदर ग्रोथ जो है उसके अंदर फॉल देखने मिला। जो 32% के आसपास केफिनटेक ग्रो कर रहा था वो अभी 23% के आसपास कर रहा है। इसके बाद अगर आप मार्जिन के अंदर देखोगे तो मार्जिन के अंदर फॉल देखने मिल रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो कंपनी को पहले ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा था, वहां पे जो है ऑपरेटिंग लेवरेज जो है कंपनी का वो जा चुका है। रीज़न सिंपल है, आपकी केफिनटेक और कैम्स जैसी जो कंपनीज होती है ये आरटीए कंपनीज होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आपका मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तब आपके जो है दो तरीके से ये लोग पैसे बना सकते हैं। एक होता है आपका मार्क टू मार्केट गेंस, और दूसरा जो होता है आपका वॉल्यूम गेंस। अब मार्क टू मार्केट गेंस के अंदर दिक्कत क्या होता है पता है क्या, कि मार्केट अच्छा करेगा ना तब आपके एसेट अंडर मैनेजमेंट, ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल अगर आपने निफ्टी होल्ड करके रखा है, निफ्टी 23,000 टू 24,000 के आसपास चले गया, तो आपका एयूएम जो है इंक्रीज हो जाएगा। और ये लोग क्या करते हैं, आपके एयूएम पे जो है फीस चार्ज करते हैं आपकी म्यूचुअल फंड कंपनीज से। तो इस तरीके से ये लोग पैसे कमाते हैं। अगर एयूएम ज्यादा इंक्रीज होगा तो ये लोग ज्यादा फीस चार्ज करेंगे, एयूएम कम इंक्रीज होगा तो कम फीस चार्ज करेंगे। अब इस तरीके से इनका जो है फीस वाला मॉडल चलता है म्यूचुअल फंड का। ये लोग जो है आपके नॉन म्यूचुअल फंड वाले कैटेगरी के अंदर भी काम करते हैं, और इसके साथ साथ कैम्प्स के केस में अगर आप देख रहे हो तो स्लो डाउन देखने मिल रहा है। कैम्प्स के केस में और केफिनटेक के केस में, दोनों का जो म्यूचुअल फंड वाला डिवीजन है वहां पे स्लो डाउन देखने मिल रहा है। अब
प्रॉब्लम क्या हुआ है कैम्स के केस में और केफिन टेक के केस में, एक बड़ा प्रॉब्लम देखने मिल रहा है कि आपके जो म्यूचुअल फंड्स है वो इनसे कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब क्या कि दोनों कंपनीज को जो है प्राइसिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो यूजुअली अगर आप देखोगे तो इनका जो म्यूचुअल फंड वाला डिवीजन है और नॉन म्यूचुअल फंड वाला डिवीजन है, वहां पे इनके जो मार्जिन होते हैं वो एमएफ के अंदर ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू आपका नॉन एमएफ वाला डिवीजन। तो इसलिए अगर आप देख रहे हो तो मार्केट स्लो डाउन हुआ, इनका एमएफ वाला डिवीजन जो है वो भी स्लो डाउन हो चुका है। और अगर आप नॉन म्यूचुअल फंड वाला डिवीजन देखोगे तो करंटली अब इन कंपनीज का जो है वहां पे ज्यादा फोकस है, कैम्स की और केफिन टेक की, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो ये लोग नॉन म्यूचुअल फंड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब कैम्स के मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दिया है, अगर आप देखोगे तो पहले कैम्स जो है 30% के आसपास ग्रो करता था। अभी कैम्स के केस में अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है अर्ली टीन्स का गाइडेंस दे दिया है, गाइडेंस रिड्यूस कर दिया है। मतलब क्या कि FY26 के अंदर आपकी साइकिल जो है इसी तरीके से चलती रहेगी। कैम्स के केस में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज इनके जो म्यूचुअल फंड्स वाले सेगमेंट से आ रहे हैं वो 85% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं एंड नॉन म्यूचुअल फंड से जो है इनके 15% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं। अब इनका जो नॉन म्यूचुअल फंड वाला रेवेन्यू ग्रोथ है ना वो 25% के आसपास ग्रो करेगा। मतलब क्या कि आपके नॉन म्यूचुअल फंड वाले डिवीजन के अंदर ग्रोथ कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपका म्यूचुअल फंड वाला डिवीजन स्लो हो रहा है। इस तरीके से चीजें सोचते हैं, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपको ये सब चीजें सीखनी है ना तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन कर लो, जहां मैं ऑलरेडी डेली लोगों से बात करता रहता हूँ, डेली लोगों से कनेक्ट करता हूँ और उनको बता रहा हूँ कि यार आप यहाँ गलत हो रहे हो, आप वहाँ गलत हो रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही है और मुझे भी बहुत सीखने मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर एनरोल करते हो तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी और मेरे रिसर्च का एक्सेस मिलेगा आपको, वो सबसे बड़ी बात है। अगेन एबिटा मार्जिन का गाइडेंस अगर आप देखोगे तो 43 to 44% के आसपास का गाइडेंस दिया है इन्होंने। म्यूचुअल फंड का कंट्रीब्यूशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। इनके यील्ड के ऊपर इंपैक्ट देखने मिल रहा है, क्योंकि अगेन प्राइसिंग रीनेगोशिएशन हो रहे हैं, जिससे आपकी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है ना वो बता रही है कि आप जो है हमसे कंपैरेटिवली लेसर प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट करो, क्योंकि एक आपके मार्केट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। और इसके साथ साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप देखोगे ना तो बहुत कंसोलिडेटेड है ये इंडस्ट्री, ठीक है। बहुत कम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के प्लेयर्स है ना, एएमसी प्लेयर्स बहुत कम है इंडिया के अंदर। अगर आप देख रहे हो तो ये यूएस की तरीके से नहीं है, इंडिया के अंदर कंपैरेटिवली प्लेयर्स ही इतने कम है, तो आपका जो प्राइसिंग पावर है ना वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक दिक्कत है, इसलिए इन्हें जो है वहाँ पे कंप्रेशन देखने मिल रहा है और H1 FY26 के अंदर ये कंप्रेशन जो है इन्हें फेस करने मिलेगा। और इसके साथ साथ अगेन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, नॉन एमएफ वाला डिवीजन फास्ट एक्सपांड कर रहा है, तो ये लो मार्जिन बिजनेस है, तो इसलिए अगर आप देख रहे हो तो प्रॉब्लम फेस करने मिल रहा है कंपनी को। केफिन टेक के केस में भी यही चल रहा है, कैम्स और केफिन टेक जो है सेम मॉडल पे काम करते हैं। कंपैरेटिवली अगर आप वैल्यूएशंस देखोगे तो वैल्यूएशंस के अंदर जो है हमें करेक्शन देखने मिला है कैम्स और केफिन टेक दोनों केस में। बट ग्रोथ वाइज अगर आप देखोगे तो मुझे जो है केफिन टेक जो है बेटर प्लेयर लगता है एज कम्पेयर टू कैम्स। अब इसके बाद इनके बाद हम जो है एक और कंपनी पे आ जाते हैं। एंजल वन डिस्कस हो गया, सीडीएसएल डिस्कस कर लिया, अब जो है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मोतीलाल मुझे पता है वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर आता है, लेकिन अब थोड़ी और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है जैसे कि 361 वैम। अब 361 वैम के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी स्लो डाउन देखने मिल रहा है, वैल्यूएशंस करेक्ट हो चुकी है। स्लो डाउन अगर आप देखोगे तो पहले कंपनी 50-60% के आसपास ग्रो कर रही थी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप खुद नंबर्स देख सकते हो आपके आंखों के सामने। और वही कंपनी का पेस ऑफ ग्रोथ जो है 3% के आसपास आ गया है, मार्जिन्स के अंदर फॉल देखने मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो ईयर ऑन ईयर के लेवल पे जो प्रॉफिट ग्रोथ है ना कंपनी की वो सिर्फ 3% से इंक्रीज हुई है। मतलब क्या, आपकी कंपनी की जो ग्रोथ है वही पूरी स्लो डाउन हो गई है। रीजन, इस कंपनी का जो है ब्रोकरेज वाला डिवीजन था मोतीलाल की तरीके, मोतीलाल की तरह ये भी इनका जो ब्रोकरेज वाला डिवीजन है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा था। अभी करंटली क्या प्रॉब्लम हुआ है, ब्रोकरेज वाला डिवीजन जो है स्लो डाउन हो चुका है। एआरआर वाला जो इनका एआरआर के थ्रू इनके जो रेवेन्यूज आ रहे हैं वो सब प्रॉपर चल रहा है। वेल्थ मैनेजमेंट का डिवीजन, प्राइवेट इक्विटी वाला डिवीजन, एएमसी वाला डिवीजन सब ठीक चल रहा है इनका, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं देखने मिल रही है। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ जो है सब सही चल रहा है। लेकिन अगेन सबसे ज़्यादा इंपैक्ट जो है इनका ब्रोकरेज वाला डिवीजन हुआ है, तो इसके वजह से ओवरऑल अगर आप पीएनएल पे देखोगे तो ग्रोथ जो है पूरी ही रिड्यूस हो गई है। इसके साथ साथ आपके एयूएम के अंदर भी फॉल देखने मिल रहा है, और जैसे कि मैंने आपको बोला जब आपके एयूएम के अंदर फॉल देखने मिलता है तब आपकी अर्निंग्स जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। तो ये इन कंपनीज के केस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। अब एक और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है जिसके बारे में मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मार्केट रिकवर नहीं करेगा ना 361 वैम भी जो है उधर ही पड़ा रहेगा। अब नुवामा के Q4 नंबर्स नहीं आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नुवामा के Q4 नंबर्स भी खराब आएंगे, क्योंकि आपके कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज या तो सब एक साथ अच्छा कर रही है या तो सब एक साथ खराब करती है। तो नुवामा के भी नंबर्स जो है वहां पे हमें स्लो डाउन देखने मिला है, और ये स्लो डाउन जो है परसिस्ट होगा Q4 के अंदर भी, Q1 FY26 के अंदर भी, तो ये चीज कॉमन है। तो ये साइक्लिकल कंपनीज को जो है आपको इनके साइकिल्स के हिसाब से प्ले करना होता है। ऐसा नहीं है कि यार
वैल्यूएशन सस्ती हो रही है। क्या पता कैपिटल मार्केट्स के अंदर वॉल्यूम रिटर्न ना हो, इंडिया पाकिस्तान वॉर करंटली चल रहा है और कुछ दिक्कतें आ गई और वॉल्यूम आई ना मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से ये कैपिटल मार्केट की जो कंपनीज की ग्रोथ है वो ऐसे ही पड़ी रहे। अगर आप पीईडी रेटिंग देखोगे तो नुवामा के अंदर अच्छा खासा पीईडी रेटिंग देखने मिला है। पीक पे इसका वैल्यूएशन जो था 35 के पी के आसपास था, अभी करंटली 23 के पी के आसपास ट्रेड कर रही है। नुवामा का भी वही दिक्कत है, ब्रोकरेज वाला डिवीजन बहुत अच्छा किया और अगेन आपके जो दूसरे डिवीजन है प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिवीजन, इसके साथ साथ आपका एएमसी वाला डिवीजन, एसेट सर्विसेज वाला डिवीजन, वो सारे डिवीजन अच्छे कर रहे हैं। बट एक चीज़ है कि अगर आप प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर जाते हो, एएमसी के अंदर जाते हो, तो ये बिजनेसेस बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है पता है, हमारे कंट्री के अंदर नंबर ऑफ HNIs बहुत ज़्यादा फास्ट इंक्रीज हो रहा है, तो इसके वजह से इनके वेल्थ मैनेजर की भी इन्हें ज़रूरत पड़ रही है। तो ये वाला डिवीजन जो है अच्छा करेगा। जियो फाइनेंशियल भी मैं इंक्लूड करने वाला था इसमें, लेकिन उनका ब्लैक रॉक के साथ जे भी हुआ है मुझे पता है, लेकिन ओवरऑल अभी तक वहाँ ऑपरेशन जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए मैं जो है जियो को लेकर नहीं आया हूँ। अब लास्ट कंपनी जो कि मुझे डिस्कस करनी है वो है आनंद राठी। अब आनंद राठी भी एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, वेल्थ मैनेजर ही है ये भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है आनंद राठी के अंदर पता है क्या? एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं तो आनंद राठी का वैल्यूएशन जो है वो एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि आनंद राठी के रेवेन्यूज के अंदर अगर आप ट्रेंड देखोगे ना तो इनके रेवेन्यूज जो है सेम है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यूज के अंदर जो है कंसिस्टेंसी है। जो डीप साइक्लिकलिटी आपको कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज के अंदर देखने मिलती है ना, वो आपको आनंद राठी के केस में देखने नहीं मिल रहा है। क्योंकि इनके जो है दो डिवीजन है, एक इनका इक्विटी वाला डिवीजन है और दूसरा जो है इनका डेटा एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स वाला डिवीजन है। इक्विटी वाला डिवीजन अब भी खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहा है और इनका जो डेटा एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट वाला डिवीजन है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो आनंद राठी के ऊपर इतना इंपैक्ट नहीं देखने मिला है। अभी भी इतने ज्यादा सारी कंपनीज इतने ज्यादा नंबर्स खराब रिपोर्ट कर रही है। आनंद राठी के केस में अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है 20% के आसपास टॉप लाइन ग्रो करी है। बट कंपनी को जो है पहले ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा था, वो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है अभी भी परसिस्टेंट है कंपनी के केस में, जहां प्रॉफिट ग्रोथ जो है 30% के आसपास का है। आनंद राठी भी एक इंटरेस्टिंग प्लेयर है जो कि आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन अगेन वैल्यूएशंस मुझे यहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है। ये भी ओवरऑल अगर आप इंडिया के फाइनेंशियलाइजेशन वाली स्टोरी पे बिलीव करते हो ना, तो सारी कैपिटल मार्केट कंपनीज के अंदर जो है ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। कैम्स, CDSL, क्योंकि इंडिया के अंदर डीमैट अकाउंट जो है इंक्रीज होने ही है, और जब डीमैट अकाउंट इंक्रीज हो गए तो आपकी कैपिटल मार्केट वाली कंपनी से ये सब पैसा बनानी है। अब आनंद राठी के केस में एक प्रॉब्लम ये हुआ है कि इनका जो गाइडेंस है ना 30% का, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा था, अपने टॉप लाइन को 30% से इंक्रीज कर रहा था। अभी वो गाइडेंस मैनेजमेंट ने रिड्यूस किया, इसलिए मेरा आनंद राठी में से जो है इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया। क्योंकि अगेन अगर आप यहाँ देखोगे तो मैनेजमेंट ने जो है 20% टॉप लाइन का गाइडेंस दिया है सिर्फ, और AUM मैनेजमेंट बता रहा है कि 30% से इंक्रीज करेगा। वो हमें देखना पड़ेगा। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो AUM इंक्रीज होगा, मार्केट खराब परफॉर्म करेगा तो AUM जो है फॉल देखने मिल सकता है। तो अगेन उसकी वजह से हो सकता है कि गाइडेंस कंपनी का मैनेजमेंट जो है ना अचीव करे। बट अगेन प्रॉफिट ग्रोथ जो है इनलाइन है आपके टॉप लाइन ग्रोथ के साथ, ये एक सीन चल रहा है। इसके साथ साथ इन कंपनीज को जो है ये लोग रिलेशनशिप मैनेजर्स वगैरह के अंदर भी अच्छा खासा स्पेंड करती है, क्योंकि RMs एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के अंदर। ये जो है मैंने आपको सिनेरियो समझाने के लिए समझाया। वेल्थ मैनेजमेंट का एक वीडियो मैंने चैनल के ऊपर बनाकर रखा है, वो आप जाकर चेकआउट कर लो। अब कैपिटल मार्केट साइकिल से हमें आइडिया क्या लगता है, ये सब चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली। अब ओवरऑल समझोगे तो साइकिल खराब चल रही है, साइकिल के अंदर इंप्रूवमेंट है नहीं। Q1 FY26 या Q2 FY26 तक साइकिल के अंदर जो है इंप्रूवमेंट होगी। तब तक अगर आप देख रहे हो तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स इंक्रीज नहीं होंगे, ऐसे ही रिड्यूस लेवल पे रहेंगे, यही लेवल पे मार्केट जो है चलता रहेगा। तब तक ओवरऑल एक्टिविटी अगर आप देखोगे ना मार्केट के अंदर, वो इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन अगर आप एंजल वन के मार्च के नंबर्स देखोगे ना, अभी जो आए, मे वाले नंबर्स, तो मे वाले नंबर के अंदर हमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने मिला है। लेकिन अगेन ये डेटा जो है अभी का डेटा है, कुछ बता नहीं सकते। अगर मई के बाद जून आता है, जून के अंदर ऐसा इंप्रूवमेंट देखने मिलता है, जुलाई के अंदर ऐसा इंप्रूवमेंट देखने मिलता है, तो कैपिटल मार्केट के अंदर रिकवरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री को ट्रैक करना है ना प्रॉपरली, ये सारी कंपनीज को ट्रैक करो। इसके साथ साथ आप जो है डीप साइक्लिकल कंपनीज को भी ट्रैक करो, शैलो को भी ट्रैक करो। डीप के ऊपर इफेक्ट कैपिटल मार्केट साइकिल का कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आपकी शैलो साइक्लिकल मार्केट कंपनी, कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज। अब इसमें जो है साइकिल ट्रैक करो। करंटली साइकिल खराब कर रही है, लेकिन जब साइकिल अच्छा करेगी ना तब लोग जो है इसमें अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा स्टॉक्स के अंदर जो है री रेटिंग होने का अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इन कंपनीज को जाकर स्टडी करो, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है कंपनीज ये वाले पॉइंट ऑफ टाइम से। लेकिन एक प्रॉब्लम है
कि रिकवरी कब आएगा वो कोई भी नहीं बता सकता। ये एक बहुत बड़ा इशू फेस करने मिल रहा है, क्योंकि बहुत लोग क्या बता रहे थे पता है क्या, कि आपकी कैपिटल मार्केट कंपनी जो है एकदम लॉन्ग टर्म प्ले, सिर्फ बैठे रहो इन कंपनीज के साथ साथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कल को अगर रिकवरी नहीं आई और ये आपकी कैपिटल मार्केट वाली कंपनी जो है मेजॉरिटी पार्ट ऑफ आपका पोर्टफोलियो है, तब तो आपका पोर्टफोलियो हिट ले लेगा बहुत बड़ा, और आप इतनी वॉलेटिलिटी रेजिस्ट भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कोई ऐसा, अब मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये जो है कंटेंट है ये एकदम एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से, तो वैसे ये क्या है, बार बार बताना पड़ता है ना, गाइडलाइंस है। तो उसी तरीके से कोई एक ऐसा 20 ईयर वाला इन्वेस्टर है, उसे अगर ऐसा विजन है उसका कि मेरे को 20 ईयर्स अपने पोर्टफोलियो को ओपन नहीं करना है, तो ओवरऑल अगर आप कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज देखोगे ना, अच्छा ही करेगी। लेकिन हम जो है एसेट एलोकेटर है, एसेट मैनेजर से, अब एसेट मैनेजर जो है समझता है मार्केट साइकिल्स को, समझता है। अगर आपको मार्केट साइकिल समझ आती है ना, तो आप इन साइक्लिकल प्लेस को जो है बहुत अच्छा खेल सकते हो। बहुत से लोग हैं जो कि, मतलब एक फ्रेंड है मेरा, वो क्या करता है बताया क्या, जब CDSL जो है अच्छा परफॉर्म करता है ना, तब वो जो है उसे सेल आउट कर देता है। जब मार्केट के अंदर एक्टिविटी रिड्यूस होती है ना, तब वो इन कैपिटल मार्केट कंपनी से निकल जाता है। लेकिन जब एक्टिविटी इंक्रीज होने लगती है ना मार्केट के अंदर, तब वो कैपिटल मार्केट कंपनीज के अंदर एंटर होता है, और अगेन वहाँ पे जो है बहुत री रेटिंग बनती है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। होपफुली चैनल पे नए हो तो बाकी सब आपको पता ही है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली जो है ज्वाइन कर सकते हो। होपफुली ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा और पूरा आइडिया लगा होगा कैपिटल मार्केट साइकिल का। और एक कोई आपको बोल रहा है ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, कैपिटल मार्केट साइकिल है तो क्या हुआ, हम तो 20 साल इन्वेस्ट करेंगे, उससे बोलो बेटा तू जा अपने घर में जाके चद्दर ओढ़ के सो जा, क्योंकि दिक्कत हो सकता है। और वो इंसान जो आपको बोल रहा है ना, वो खुद अपने पोर्टफोलियो के अंदर ड्रॉडाउन नहीं देख सकता है बेसिकली। तो हमें क्या करना है, हमें जो है फोकस करना है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है इस फॉलन मार्केट के अंदर, और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ जो है स्टडी करनी है, एकदम ओपन माइंड से चलना है। कोई कंपनीज के अंदर करेक्शन देखने मिल रहा है, इसका ये मतलब थोड़ा ना सेक्टर खराब परफॉर्म कर रहा है। माइक्रो फाइनेंस के अंदर प्रॉब्लम है, कैपिटल मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स है, मुझे पता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सेक्टर के अंदर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन सेक्टर अच्छा भी तो करेगा। यही तो मैजिक होता है आपके साइक्लिकल सेक्टर्स का। और मार्केट के अंदर अगर आप मैक्सिमम चीज़ें देखोगे ना, तो मैक्सिमम चीज़ें जो है साइक्लिकल होती है। इतना ही डिस्कशन में जो है मैं बंद करूंगा अभी। ये वीडियो एक्चुअली लॉन्ग हो चुका है, लेकिन होपफुली आपको चीज़ें जो है समझ आई होगी। दैट्स इट। आयुष मेहता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो।